Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the economics lecture. So we are learning the chapter utility. Second chapter हम पढ़ रहे हैं. तो second chapter में हम अभी तक कितना portion cover कर चुके हैं. Now we are on the page number 13. तो हम क्या तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे. एक्सेप्शंस मतलब जहाँ पर आपका लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं रहता, अप्लाई नहीं होता. तो मतलब कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप ये बोल नहीं सकते कि आपका ये डायमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है. मतलब हमें कितना भी मिल जाए, हमें यूटिलिटी कम नहीं होगी, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम नहीं होगी. तो वही हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी. हम लोगों ने लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी पढ़ा है. उसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. राइट. तो अभी हम पढ़ेंगे कहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब ये जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर अप्लाई होता है, लेकिन इन जगहों पर अप्लाई नहीं होता. तो क्या है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी. फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी. यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, हॉबीज़. हॉबीज़ मतलब कुछ किसी किसी का, हर का को अपना अलग अलग शौक है. तो वो उसका जितना जितना वो कलेक्शन बढ़ता जाएगा, जिस भी मान लो किसी किसी को एक्टर एक्ट्रेसेस की फ़ोटो कलेक्शन का शौक है, स्टैम्प कलेक्शन का शौक है ना. तो फिर ऐसे शौक तो उनके जैसे जैसे उनको और मिलता जाएगा कलेक्शन, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होता. तो क्या है, पढ़ते हैं हम. इन सर्टेन हॉबीज लाइक द कलेक्शन ऑफ द वेरियस स्टैम्प्स एंड द कॉइन्स. हम किसी टाइप के कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं या फिर स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हैं, रेयर पेंटिंग्स का कलेक्शन कर रहे हैं, म्यूजिक का, रीडिंग का. द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू. यहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता. क्यों? बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर. जितना जितना हमारा कलेक्शन बढ़ता जाएगा, जिस भी चीज़ का हम कलेक्शन कर रहे हैं, हमारा कलेक्शन जितना भी बढ़ता जाएगा, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला प्लेजर, खुशी और बढ़ती जाएगी. तो हम और मोटिवेट होंगे और कलेक्शन करेंगे, है ना. सो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता. दिस इंक्रीजेज द मार्जिनलिटी. यहाँ पर मार्जिनलिटी कम नहीं होती, इनफैक्ट बढ़ रही है, इंक्रीजेज. However, this violates the assumption of the homogeneity and the continuity. यहाँ पर homogeneity और continuity जो हमने assumption में पढ़ा था कि कोई भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जो हम कंज्यूम करें, वो homogeneous होना चाहिए एंड कंटिन्यू, देर मस्ट नॉट बी द लैप्स ऑफ टाइम, गैप नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पर ये assumption क्या हो रहा है, रॉन्ग प्रूव हो रहा है. तो हॉबीज़ के टाइम पे हमारा जो लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई नहीं होगा. समझ गए सब? ग्रेट. देन आफ्टर सेकेंड वन इज माइजर. माइजर क्या, कंजूस. कंजूस पर्सन है वो कभी रुपए खर्च करना चाहेगा क्या, नहीं ना. माइजर मीन्स क्या, कंजूस. तो क्या है, इन केस ऑफ अ माइजर, माइजर के केस में मतलब किसी कंजूस पर्सन के केस में, एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन. जैसे जैसे उसका मनी का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, उससे मिलने वाला उसका सेटिस्फेक्शन और बढ़ता जाए, मतलब उसका और चाहिए, उसे और चाहिए. उसे कभी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, कितना भी अमीर आदमी होने दो. इवन मुकेश अंबानी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए. राइट. तो फिर कंजूस तो बिल्कुल नहीं बोलेगा ये बात. इन केस ऑफ अ माइजर, इन केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन. जैसे जैसे रुपए का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, उससे मिलने वाला उसका यूटिलिटी और बढ़ती जाएगी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी टेंड टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी. जैसे जैसे हमारा मनी का स्टॉक बढ़ता जाएगा, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी. तो मतलब यहाँ पर भी लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता. हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर्स द अजम्पशन ऑफ द रैशनलिटी. यहाँ पर उसका कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, रैशनल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, जो हमने अजम्पशन में पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पर कंज्यूमर का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, हिज बिहेवियर इज नॉट रैशनल. देन आफ्टर थर्ड वन इज एडिक्शन. जब किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाए, मतलब आदत हो जाए, लत लग जाए, तो फिर वो छूटती नहीं है. किसी किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी किसी को चाय का, अर्ली मॉर्निंग उठते ही चाय चाहिए, है ना. तो आप अपने घर में भी देख सकते हो कि ऐसे लोग, तो मतलब एडिक्शन हो जाता है, आदत लग जाती है. तो फिर वो एडिक्शन तो कोई, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम तो नहीं होने वाली. तो क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ द ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ द इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द लिक्वर कंज्यूम्ड. जैसे जैसे वो अल्कोहल, जैसे जैसे वो शराब पीता जाएगा, उससे मिलने वाला यूटिलिटी बढ़ता जाएगा. हालांकि वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन तभी भी उसे तो चाहिए क्योंकि वो ही इज एडिक्टेड,
है ना, उसे एडिक्शन लग चुका है, तो वो खराब और सही नहीं देखता, उसे सिर्फ एडिक्शन लग गया तो मतलब उसे वो चीज़ चाहिए। सो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय ड्रंकार्ड में इंक्रीज। ड्रंकार्ड मतलब जो ड्रिंक करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रंकार्ड। तो उसकी मार्जिनिटी जो मिलेगी उसे, उसकी मार्जिनिटी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। एक्चुअली इट इज़ एन इल्यूजन, एक्चुअली ये काल्पनिक है। इल्यूजन मीन्स कल्पना है। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन। ये कंडीशन सब ये दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑल द एडिक्शंस। ये सारे एडिक्शंस पर अप्लाई होती है, वो किसी भी तरह का एडिक्शन हो, वेदर इट इज गुड और बैड। हाउएवर दिस वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ द रैशनलिटी। यहाँ पर भी रैशनल बिहेवियर कोलैप्स हो जाता है, मतलब रैशनल बिहेवियर अप्लाई नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रही। ओके, देन आफ्टर पावर। पावर क्या है? जैसे भी किसी पर्सन के हाथ में कोई पावर आती है तो वो ये चाहेगा, तो पावर, तो पावर क्या है? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ, this is an exception to the law because when a person acquire power, his lust for power increases. lust means क्या? लालच। अगर किसी पर्सन के हाथ में कोई पावर आ गई तो उसका उस पावर के लिए लालच और बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। जैसे अभी हमारे पीएम मोदी कभी वो चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर ना रहे, हालांकि उन्हें 2 साल हो चुके प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और उन्होंने 15 साल राज किया एज अ मिनिस्टर इन द गुजरात, है ना। तो तभी भी लेकिन उनकी पावर के लिए जो लस्ट है, जो लालच है, वो कभी खत्म होगा क्या? वो तो हमेशा चाहेंगे कि मैं जब तक जीऊँ तब तक प्रधानमंत्री बन के ही रहूँ, है ना। ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। उन्हें और ज़्यादा पावर चाहिए, कि सारी पावर उनके हाथ में आ जाए। हाउएवर दिस अगेन वॉयलेट्स द रैशनल कंजम्पशन। तो यहाँ पर भी रैशनल बिहेवियर कंज्यूमर का खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के टाइम पे हमारी यूटिलिटी क्या होती जाती है? विद ईच एंड एवरी यूनिट कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, देन आफ्टर मनी। मनी के टाइम पे आप देखो, मनी तो हमेशा हमें चाहिए, कोई भी पर्सन हो, वेदर इट इज़ रिच और पुअर, उसे क्या चाहिए? मनी चाहिए। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे और पैसा नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनिटी अप्लाई नहीं होता। क्या बता रहे हैं वो? इट इज़ सैड दैट मार्जिनिटी ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो। मार्जिनिटी मनी का कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब कभी भी जीरो मतलब क्या? जब हमने देखा है कि मार्जिनिटी जीरो हो जाता है, देन द कंज्यूमर रीचेज एट द पॉइंट ऑफ द सैटिटी। तो कंज्यूमर सैटिटी के पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो। तो मतलब कंज्यूमर कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव करेगा कि भाई हाँ अभी मेरे पास हो गया, अभी मुझे और नहीं चाहिए, लाइक दैट, है ना। इट इंक्रीजेस, मार्जिन यूटिलिटी मनी की बढ़ती जाती है। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ द मनी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा स्टॉक बढ़ता जाता है मनी का, उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी बढ़ती जाती है, कम नहीं होगी। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है ना। मनुष्य रह रहा है तो उसे पैसा तो चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज टू सेटिस्फाई द वेरियस वॉन्ट। मनी क्या है? एक एक्सचेंज का माध्यम है जिसके हम बहुत सारी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाउ एवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट के अर्थशास्त्रों के आधार पर दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू। ये एप्लीकेबल मनी पे भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर देन टू अ रिच पर्सन। अभी मार्जिनल यूटिलिटी किसके लिए ज़्यादा है? पुअर के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास जब पैसा आएगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी की बढ़ती जाएगी। और पुअर, रिच की भी बढ़ती है, रिच की कभी कम नहीं होगी। उसे कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे मनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर माइजॉरिटी अजम्पशन अप्लाई नहीं होता। और उसके बाद क्या दिया आपको नीचे देखो, हाउएवर दीज एक्सेप्शंस, यहाँ पर मैं नीचे पढ़ रही हूँ। However, these exceptions are only the apparent. यहाँ पर exceptions दिखाई जाते हैं since they violate some or the other assumption as the law and hence they are not real exceptions. तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होते। तब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे ये अप्लाई नहीं होते, मतलब एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। सबको समझ में आया आई होप? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। क्रिटिसिज्म मीन्स क्या? कुछ जगहों पर ये लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है, मतलब सही साबित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि भी ये लॉ गलत है, तो उसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, जहाँ पर ये लॉ क्या नहीं होता? अप्लाई नहीं होता। तो क्या है क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ? मीन्स ऐसे लोग हैं जो लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज समझते हैं आप? क्रिटिसाइज मतलब क्या? गलत साबित करना, किसी चीज़ को गलत साबित करना, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिसिज्म।
ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपको ये बताएंगी कि ये लॉ गलत है। ठीक है। द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। किस किस बेसिस पर इस लॉ को गलत बताया गया है, वो ये नीचे के 5 पॉइंट है। ओके, तो फर्स्ट वन इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। यहाँ पर हम कुछ ऐसी अजम्पशन करके चल रहे हैं जो रियल नहीं है, जो एक्चुअली में है नहीं। तो हम कुछ ऐसे अजम्पशन करके चलते हैं जो रियल नहीं है, दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन आर बेस्ड। क्योंकि इस लॉ को मानने के लिए हम मानते हैं कि भाई जो चीज़ खा रहे हैं वो कंटिन्यू खा रहे हैं विदाउट एनी गैप, और यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं नंबर में। तो ये सारी अजम्पशंस हम मान के चल रहे हैं। अजम्पशन मीन्स जो चीज़ें मान के चली जाती है, लेकिन वो रियल नहीं है, इस वजह से वो लोग इस लॉ को क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। देखो, द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस अजम्पशन लाइक द होमोजिनिटी। मतलब जो चीज़ आप खा रहे हो वो एक जैसी है। मतलब आप एक केला खा रहे हो तो केला ही खा रहे हो, आप दूसरी दूसरी चीज़ एप्पल नहीं खा रहे हो या मैंगो नहीं खा रहे हो। तो मतलब होमोजीनियट, मतलब जो चीज़ खा रहे हैं हम वही खा रहे हैं। अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो डेयरी मिल्क ही खा रहे हो, जितने साइज़ की खा रहे हो अभी भी उतने ही साइज़ की खा रहे हो। तो मतलब साइज़ में, कलर में, शेप में और ब्रांड में और टेस्ट में, सब में सेम है। दैट इज कॉल्ड एज अ होमोजिनिटी। कंटिन्यूटी, मतलब आप बिना किसी गैप के खा रहे हो, है ना, बिना किसी गैप के खा रहे हो, मतलब कंटिन्यू खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब बाकी चीज़ें क्या हम मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं। जैसे इनकम कंज्यूमर की क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अदर फैक्टर्स जो भी है यूटिलिटी के बाकी फैक्टर्स, उनको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे। रैशनलिटी, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, नॉर्मल है। ये बातें हमें मान के चलनी पड़ती है। तो बट इट इन रियल इट इज़ डिफिकल्ट टू फुलफिल दीज कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये कंडीशंस हर टाइम हर जगह पर हम आप इसे सही नहीं बोल सकते। तो इसे बोलते हैं अनरियलिस्टिक अजम्पशन। मतलब लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सही प्रूव करने के लिए हम कुछ बातें मान के चलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, मीन्स क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, एंड सेकंड बेस क्या है जिसके बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस लॉ को, कार्डिनल मेजरमेंट। एक्चुअली यूटिलिटी को आप कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। कार्डिनली मेजरमेंट मीन्स क्या, जिसे आप नंबर में मेजर कर सकते हो। मुझे एक यूटिलिटी मिली, दो यूटिलिटी मिली, ऐसा तो नहीं बोलते आप कभी, है ना। बल्कि आप इसे कैसे मेजर करते हो, ऑर्डिनली। और कार्डिनल मतलब नंबर और ऑर्डिनल मतलब कम ज़्यादा। जैसे मान लो मैंने खाना खाया तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा या मुझे कम अच्छा लगा, है ना, ऐसा बोलेंगे ना आप। तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनल। जिसे ऑर्डिनल मीन्स क्वालिटी बता रहे हो आप, और कार्डिनल मतलब नंबर बता रहे हो। ठीक है। तो कार्डिनल मेजरमेंट हम देखते हैं इसके लिए। द लॉ अज्यूम्स दैट, ये लॉ क्या मानता है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मेजॉरिटी के हम क्या अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली। कार्डिनली मतलब नंबर में आप मेजर करते हो, है ना, लॉ को प्रूव करने के लिए। सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल। तो हम उसकी वजह से मार्जिन यूटिलिटी कैलकुलेट कर पाते हैं और टोटल यूटिलिटी भी कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड ऑल करके, कैलकुलेशन करके। इन रियलिटी, जबकि वास्तव में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कार्डिनली आप मेजरमेंट कर सकते हो, क्या आप कभी बोलते हो कि मुझे खाना खा के या पानी पी के इतनी यूटिलिटी मिली, कुछ भी चीज़ खा के या पी के, ऐसा बोलते हो आप, नहीं बोलते। बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, क्योंकि यूटिलिटी हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मतलब मानसिक एक अपनी अपने को एक सेटिस्फेक्शन देता है। हम बोलेंगे कम ज़्यादा, है ना, ऑर्डिनली मेजरमेंट कर किया जाता है, कार्डिनली कभी नहीं किया जाता। लेकिन लो को सही प्रूव करने के लिए हम कार्डिनली मानते हैं। देन आफ्टर थर्ड वन इज इंडिविजिबल गुड्स। कैसे गुड्स है, इंडिविजिबल, ऐसे गुड्स ले रहे हो आप जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप ये तो नहीं बोलोगे कि भैया मैंने 5 तरबूज खाए, है ना, वाटरमेलन खाए, या फिर मतलब ऐसी चीज़ जो एक पर्सन एक ही कंज्यूम करता है। ठीक है। जैसे क्या हम बोलते हैं बनाना का, बनाना तो हम पूरा खा सकते हैं, है ना, उतना तो इंडिविजिबल है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप ये भी बात मान के चलते हो लॉ के टाइम पे। तो वो सारी बातें गलत बोल रहे हैं ये लोग। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू बी इंडिविजिबल। ये लॉ मानता है कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो दैट इज इंडिविजिबल, मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन द फर्दर यूनिट्स एंड बल्कि गुड्स, और बहुत सारे खा रहे हो, लाइक द रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट एक्सेट्रा, विच आर नॉर्मली परचेज इन द सिंगल यूनिट एट अ टाइम। जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो तो रेफ्रिजरेटर कितना खरीद के यूटिलिटी कम होती जाएगी। टीवी खरीद रहे हो तो ये वो यूनिट है जिनको आप कंज्यूम करोगे, यूज़ करोगे, तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें मान रहे हो आप वो गलत है। ओके, दीज आर नॉट करेक्ट। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज दैट कॉन्स्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। जो मार्जिन यूटिलिटी है मनी की वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। मीन्स आपके लिए आप मतलब ये मान के चल रहे हैं हम, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो मनी को भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं।
द लॉ अज्यूम्स दैट, ये लॉ क्या अज्यूम करता है, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये मान के चलते हैं। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, क्रिटिक क्या बहस करते हैं, आर्ग्यू करना मतलब बहस करते हैं, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, अलग अलग होती है। इट इन्फ्लुएंसेस बाय चेंजेस इन द प्राइस, ये इन्फ्लुएंस होती है प्राइस में चेंज होने से। स्टॉक ऑफ मनी, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन द प्राइस स्टॉक ऑफ द मनी एटसेट्रा, ये इससे किस पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे हमारे प्राइस पे प्राइस बढ़ेगा या मनी का स्टॉक बढ़ेगा तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड, एक्चुअली में इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो हम मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है, वो बात एक गलत धारणा है, ठीक है। देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है जिसमें हम अपनी लॉ को, लॉ ऑफ डैमनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब गलत प्रूव कर रहे हैं, दैट इज द अ सिंगल वांट। हम हमेशा मान के चलते हैं कि लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी को पूरा करने के लिए हम एक ही वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, नॉट द सेवरल वांट्स। द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये लॉ ये बांध देता है कि जो आप वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो वो सिर्फ एक एक वांट है। इन रियली अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई द मैनी वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि उसको तो बहुत सारी अपनी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, उसे खाना खाना है, ठीक है, भूख लग रही है, कि इसका डज नॉट मीन कि उसके पास और इच्छाएं है ही नहीं, बस खाना खा गया तो मतलब हो गया उसका, है ना। तो इस वजह से ये सारी जो बातें हैं, ये जो हमने 5 पॉइंट पढ़े, फर्स्ट अनरियलिस्टिक एजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड द सिंगल वांट, तो ये सारी बातें क्या है, गलत है। ये लॉ को प्रूव करने के लिए जो हमने अजम्पशन किए हैं वो सारे गलत हैं, ऐसा ये बताते हैं। दिस इज द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। अभी हम साथ में ये भी पढ़ लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ क्या है, मतलब ये लॉ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट, इंपॉर्टेंट, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये लॉ, क्योंकि इस लॉ के बेसिस पर हम बहुत सारे आगे की बातें डिस्कस कर सकते हैं, इस वजह से ये लॉ इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम ये 4 पॉइंट देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये लॉ क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, मीन्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी कुछ कारण हैं। तो देखो क्या दिया, इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, गलत प्रूफ किया, उसके बावजूद द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी पॉपुलर, ये अभी भी लॉ बहुत ही पॉपुलर, इतने सारी कमियां निकालने के बाद भी ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये एक्चुअली में अप्लाई होता है एंड एट इम्पोर्टेंट लॉ इन द इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट्स वाई दिस लॉ हैज़ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह पर अप्लाई होता है, ओके। देन आफ्टर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए बहुत यूजफुल है, कैसे, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, ये लॉ कंज्यूमर्स के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करता है, मतलब जागरूकता पैदा करता है। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलिटी पाने के लिए, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारी प्रायोरिटी है ना। तो वही इस वजह से हम बोल सकते हैं कि दिस लॉ इज़ वेरी यूजफुल टू द कंज्यूमर्स। देन द सेकंड वन इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत फायदेमंद है, कैसे, देखो, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द वेरियस पॉलिसीज, ये लॉ गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम की जा सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करती है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, such as the progressive tax policy, trade policy, pricing policy, etc. Okay. Then third point is that basis of the paradox of the values, paradox of the values क्या है, कुछ कुछ values को हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, तो क्या है, देखो इधर, द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनिटी, द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू, क्या है पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू, देखो, इट इंक्लूड्स गुड्स हैव द मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, such as air, water, sunshine, etc., as well as the goods that have more value in exchange and less value in use, such as the gold and the diamond, etc. क्या है कि यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूसर देखेगा कि कौन सी चीज़ डिमांड में है और कौन सी चीज़ डिमांड में नहीं है, किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है और किससे कम यूटिलिटी मिल रही है, और फिर किसी से कुछ यूटिलिटी नहीं मिल रही। जो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा तो शॉपकीपर उसी चीज़ को ज़्यादा रखेगा, तो वही वैल्यू है ना, वैल्यूएबल है। तो ये होता है पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यूज, बेसिस ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यूज, इससे प्रोड्यूसर ये बातें डिसाइड कर पाता है।
तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट है उसके लिए। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक द लॉ सिग्निफिकेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि भी ये लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस पॉइंट की वजह से। क्या है इस पॉइंट में ऐसा? बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड का ये बेसिस है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स क्या, जिसकी जैसे क्या हम बोलते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उसके लिए क्या है ये एक बेस के जैसे काम करता है। कैसे? देखो, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस है। जिस चीज़ से यूटिलिटी कम होती जाती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देगा। इस वजह से ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड का क्या बेस है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन द प्राइस। मीन्स हम ये देखते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी चीज़ों को क्या मानते हैं हम? कांस्टेंट मानते हैं, मतलब बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उससे मिलने वाली डिमांड कम हो जाएगी। जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाएगा उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ गुड, जब एक ही गुड्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स यूनिट खरीदेंगे, इट्स मार्जिनलिटी स्टेडीली डिक्लाइन, तो उसकी मार्जिनलिटी तेज़ी से गिर जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खरीद लेंगे और कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही तो हमें लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है ना। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी दैट ओनली एट अ लोअर प्राइस। तो फिर वो कैसे गुड्स खरीदना पसंद करेगा? जब उसकी मार्जिन यूटिलिटी विद ईच यूनिट कम होने वाली है तो वो गुड्स खरीदेगा जिसका प्राइस कम है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या है? एक बेस है। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया। इस सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ में हमने 4 पॉइंट देखे। यूजफुल टू द गवर्नमेंट, हाउ इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट, हाउ इट इज द बेसिस ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू एंड द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको सब समझ में आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि सब लोगों को स्टडी में हेल्प हो सके। आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस इन डिटेल विद ईच एंड एवरी वर्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ओके, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।